नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सचिन सर आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार था बहुत से स्टूडेंट्स को कि सर ट्रेन कब चलेगी। लो भाई, आ गया समय ट्रेन चलाने का। आज ट्रेन चला देंगे। चला क्या देंगे? दौड़ा देंगे। ठीक है, तो अब टेंशन ख़त्म हो गई ट्रेन की। जो काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस कंप्लीट करा दीजिए, तो अब भाई उन लोगों की जो डिमांड है वो पूरी होने जा रही है। अब ट्रेन और टाइम एंड डिस्टेंस दोनों ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत से बच्चे कॉल भी करके ये बोल रहे हैं कि सर पेड बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई जब आपको फ्री में मिल रहा है पढ़ने को तो क्यों पेड के लिए परेशान हैं। अभी जब पेड हो जाएगा तो फ्री के लिए परेशान होने लगेंगे। तो जब फ्री में जो चीज़ मिल रही है उसको लेते रहिए अच्छे से। जब पेड का समय आएगा तब बता देंगे भाई कि कब पेड होगा। बहरहाल अभी आपको पेड नहीं, मैंने आपको कहा कि मैं आपको पूरा जितने भी चैप्टर हैं पूरा कंटेंट मैं आपको यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ। तो भाई जब फ्री मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, पढ़ लो। ठीक है, जिससे कि भला हो जाए। चलें फिर आगे। तो कॉपी पेन ले लिया, रेडी एकदम। चलें फिर, आज दौड़ा दी जाए ट्रेन। चलें भाई फिर दौड़ाते हैं आज ट्रेन। ठीक, तो आज जो है ट्रेन की बात करते हैं कि ट्रेन जो चैप्टर है इस पे बात करते हैं। फिर ट्रेन और ट्रेन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे और फिर आगे टाइम एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो भाई पेशेंस बना के पूरा बने रहिए और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखिए। और जितने वीडियो लोड कर रहा हूँ सारे वीडियो देखें, तभी जाके आपके क्या है कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक, चलिए तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टार्ट करते हैं ट्रेन को। चलिए, सबसे पहले बस 3 चीज़ों की बात जाननी है, कुछ नहीं जानना, सिर्फ 3 चीज़। और हम सब लोग ये चीज़ें क्या है काफ़ी टाइम से पढ़ते चले भी आ रहे हैं। ठीक, एक क्या होनी चाहिए? स्पीड। ठीक है, जिसे आप चाल बोलते हैं। फिर क्या होना चाहिए? डिस्टेंस, जिसे आप दूरी बताते हैं। और क्या होना चाहिए? टाइम, यानी समय। बस। ठीक, इन 3 चीज़ों से ही क्या है अपनी ट्रेन चलेगी भाई। क्या होना चाहिए? चाल मालूम होनी चाहिए, दूरी मालूम होना चाहिए, तो समय पूछेगा। मतलब 2 चीज़ कोई मालूम रहेंगी, तीसरा चीज़ हमें कहेगा कि भाई तीसरी चीज़ फाइंड आउट करें। ठीक है, और कोई कुछ नहीं करेगा। चलिए, और बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि आपने मतलब आपको लगेगा कि वैसे भी आपने वर्क एंड टाइम और पाइप एंड टंकी में देख ही लिया, तो आइए अब ट्रेन में भी देख लेते हैं। चलिए, तो इसके लिए क्या है कि आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक, इसी को हम क्या लिख सकते हैं? S इक्वल टू डी बाई टी, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो गई बात? तो मतलब हम जानेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय या स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर चाल पूछेगा तो दूरी बटे समय हो जाएगा। अब अगर दूरी पूछ रहा है यानी डिस्टेंस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, S गुणे T। और अगर जब T पूछ रहा होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए T यहाँ जाएगा तो D अपॉन S, यानी क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए, अब देखिए अभी आपने जाना कि क्या होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से यानी हम ये जानेंगे कि S प्रोपोर्शनल टू होता है D के और S इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के। S समानुपाती होता है किसके? दूरी के, यानी D के। और S इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? टाइम के। यानी यहाँ से ये मालूम चलता है कि जो, अब ध्यान दीजिएगा यहीं से जो है इम्पॉर्टेंट लाइन है, यानी जो टाइम जो स्पीड का रेशियो होगा वही किसका रेशियो होगा? डिस्टेंस यानी दूरी का। यानी चाल का अनुपात और दूरी का अनुपात क्या होंगे? आपस में एक ही होंगे। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि किसी ट्रेन की स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है और दूसरी ट्रेन की स्पीड जो है 20 किलोमीटर पर आवर है, तो यानी मैंने कहा कि 15 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक,
अभी बस बेस तैयार कर रहे हैं, बेस चीज़ बेसिक आप समझ लीजिए फिर अच्छा रहेगा। अब चलिए ये तो यूनिट सेम है, कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 3 15 और 5 चौको 20, यानी चालों का अनुपात क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए 3:4। तो अगर मैं दूरी की बात करूँ, ये चाहे जितनी दूरी जाए, चाहे 4 घंटे तक चले चाहे तो मतलब जब भी दूरी का भी अगर अनुपात पूछेगा तो दूरी का अनुपात भी यही होगा कितना 3:4। तो यानी क्या जाना यहाँ से हमने कि भाई जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का अनुपात भी होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब समय के लिए। अब जो चाल का अनुपात होगा उसको अगर पलट देंगे यानी रिवर्स कर देंगे तो किसका अनुपात बन जाएगा, समय का अनुपात बन जाएगा। अब जैसे यही जो है किसका है, चालों का अनुपात। अब अगर टाइम के बारे में बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे, यानी 4:3 ये। तो यानी यहाँ से क्या पॉइंट मालूम चला कि जो चालों का अनुपात होगा उसको अगर हम आपस में पलट देंगे यानी आपस में इंटरचेंज कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या बन जाएगा भाई, टाइम का रेशियो बन जाएगा। और टाइम के रेशियो को अगर आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, स्पीड का रेशियो बन जाएगा। बताइए यहाँ तक में कोई दिक्कत, क्लियर है? एक बार फिर से, अगर हम स्पीड के रेशियो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, टाइम का रेशियो। और स्पीड का रेशियो जो होता है वही किसका रेशियो होता है, डिस्टेंस का भी रेशियो होता है। बात क्लियर हो गई। और टाइम के रेशियो को अगर इंटरचेंज करेंगे तो किसका बन जाएगा, स्पीड का रेशियो बन जाएगा। तो यहाँ से आप जो है 2 पॉइंट जो है नोट कर सकते हैं कि जो चालों का अनुपात जो होगा वही दूरी का अनुपात होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा, चालों के अनुपात को आपस में अगर हम बदल दें तो किसका अनुपात बन जाएगा, समय का अनुपात बन जाएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत नहीं। तो इतना जो है आप नोट कर लीजिए जो मैंने दिया है, जिससे कि आपको क्या चीज़ रहे, बेसिक जो है तैयार रहे। देखिए बहुत से स्टूडेंट को क्या होगा, जिन्होंने पहले से पढ़ा उनको तैयार होगा, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जो पहली बार पढ़ रहे होंगे तो उनको भी चीज़ें क्लियर रहें, तो जिससे क्या होगा, क्वेश्चन करने में फिर क्या होगा, मज़ा आएगा भाई। क्लियर? चलिए अब चलते हैं आगे के। पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं उनको हम लोग क्लियर कर लें, जिससे कि क्या हो, क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं यूनिट कन्वर्ट करने के लिए कि अगर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है और उसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है, और अगर मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस पे बात कर लेते हैं। चलिए अच्छा देखिए, किलोमीटर पर आवर, अच्छा 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये तो सभी को मालूम होगा, जिसे नहीं मालूम है वो भी जान ले भाई। अगर जैसे लिखा है ये किलोमीटर पर आवर यानी किलोमीटर प्रति घंटा, अब अगर इसको मीटर पर सेकंड की बात करें तो कितने से गुणा कर दिया जाए कि मीटर पर सेकंड बन जाए, आइए देखते हैं। तो मैंने कहा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, यानी 1 आवर में कितने सेकंड, पहले तो 60 मिनट और 60 के बाद 60 सेकंड, तो 2 जीरो ये चले गए, 2 से काट दीजिए, 5 टाइम्स और 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी जब हमको मीटर पर सेकंड में अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 5/18 से। अभी तक रटे हुए थे, अब चीज़ क्लियर हो गई कि क्यों होता है। एक मतलब बेसिक सा समझिए कि किलोमीटर पर आवर जो है बड़ी यूनिट है और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है। अगर बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइड करने के लिए बड़ी संख्या जो है अपॉन में होनी चाहिए। बड़ी संख्या कहाँ होनी चाहिए, अपॉन में होनी चाहिए। तो जब बड़ी संख्या से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, छोटा नंबर आएगा, तो छोटा नंबर आएगा। तो यानी इस बात को अब यहीं से समझ लेना है कि अगर किलोमीटर जो है बड़ी यूनिट है यानी एक बड़ा अमाउंट है और मीटर पर सेकंड एक छोटा अमाउंट है, तो बड़े से अगर हमें छोटा जाना है तो डिवाइड में हमेशा बड़ा नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल
कि अगर किसी ट्रेन की स्पीड 72 यानी 72 किलोमीटर पर आवर है और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। बहुत से एग्जामों में ऐसे भी सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, तो चलिए, तो अब देखिए मैंने कहा कि 72 अब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई, 5/18, 5/18, तो क्या हो जाएगा 5/18 कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये बात क्लियर हुई? कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए जो 72 था इससे कम आया कि नहीं, छोटा नंबर आया। तो मैंने कहा बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर की तरफ जाना है, यानी बड़ी यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो मैंने कहा था डिवाइड किससे होना चाहिए, बड़े नंबर से। तो देखिए जो 18 है ये क्या बड़ा नंबर नहीं है, है? क्लियर हो गई? तो यानी यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 यानी 5/18 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या कहता है। अब अगर कह दे कि मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करिए किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे 1/1000। अब सेकंड को अगर आवर्स में बनाना है तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ये 2 0 ये चले गए, 2 3 6 2 5 कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा 18/5 से। तो यहाँ से यानी हमने क्या जाना कि जब छोटी यूनिट से हमें बड़ी यूनिट में जाना होगा छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना होगा तो हम क्या करेंगे, जो डिवाइड वाला नंबर होगा वो छोटा होना चाहिए। जब छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे होंगे तभी तो हमें एक बड़ा नंबर मिलेगा। ये बात क्लियर हो रही? छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो तभी बड़ा नंबर मिलेगा। तो यहाँ मैंने कहा कि ठीक है, जब छोटी यूनिट यानी मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, अगर इससे मुझे किलोमीटर पर आवर में जाना है तो अपॉन में क्या होना चाहिए, छोटा नंबर। अब जैसे मैंने यही कहा कि 20 मीटर यानी 20 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है 20 और मीटर पर सेकंड क्या है, छोटी यूनिट। अब किलोमीटर पर आवर क्या है, एक बड़ी यूनिट। तो मैंने कहा अपॉन में क्या होना चाहिए, एक छोटा नंबर होना चाहिए, यानी 5। कितना देखिए ये 72 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आ गई? 72 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? तो यानी एक बार फिर से देख लेते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा करेंगे। सेकंड पॉइंट, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे, 18/5 से गुणा करेंगे। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल भी देख लिया, अगर 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18, 18 चौको 72, 5 चौको 20। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 20 को हमने कहा 20 मीटर था पर सेकंड, तो इसको हमने 5/18, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लीजिए इसको, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ट्रेनों की डायरेक्शन पे, कि अगर भाई ट्रेन एक डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो क्या होगा। क्लियर हो गई बात? चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं कि भाई डायरेक्शन पे क्या होता है। चलिए अच्छा एक चीज़ और, अगर आप 18 की टेबल तैयार कर रखे हो और तो अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है तो फिर क्या है कि आपको जैसे ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं छोटे एग्जामों में या किसी भी एग्जाम में कन्वर्ट, या मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ही दे रखा है और क्वेश्चन के अंदर अगर आपको जैसे चीज़ें करना हो कि मतलब हाँ सॉल्व कर रहे हैं, तो मतलब इस तरह से सिंप्लीफाई ना किया जाए, तो उसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर को किस में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर को किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो अगर जैसे कि क्या कह रहा है कि 18 है, यानी अगर 18 किलोमीटर पर आवर है तो ये कितना बनेगा, 5। देख लीजिए
18 इंटू 5/18 तो क्या आ जाएगा 5। यानी एक जब किलोमीटर पर आवर की बात करेगा तो मैं 18 के मल्टीपल पे चलूँगा, और मीटर पर सेकंड की बात करेगा तो मैं 5 की। अब जैसे 36 है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो देखिए कितने टाइम्स हुआ, 2 टाइम्स, तो 5 को भी 2 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो गया 10। अब कितना हो गया 54, तो इसको भी 3 टाइम्स कर दीजिए, कितना हो गया 15। अगर मैंने कहा कि 72 आपके क्वेश्चन में है कि अगर 72 किलोमीटर पर आवर है और कहीं पे कन्वर्ट करना है, अब मतलब क्वेश्चन में ही, तो हम वहाँ पे 5/18 नहीं करते रहेंगे। हमने कहा ठीक है 18 चौको 72 होता है, तो 5 चौको 20, ये देखिए, यानी इस तरह से ये चलता रहेगा। क्लियर हुआ? जब कब 18 के मल्टीपल, और मोस्टली क्वेश्चन जो है आपके 18 के मल्टीपल पे ही रहता है, बहुत ही कम जो होता है कि कुछ अदर आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर 18 है तो किलोमीटर, अब देखिए अगर 5, ये मान लीजिए अभी मैंने कन्वर्ट किया था 20 मीटर पर सेकंड, तो मैंने कहा 5 चौको 20 तो 18 चौको 72, तो यानी जब 20 मीटर पर सेकंड होगा, इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूँगा तो कितना आ जाएगा 72। और अगर मैंने कहा कि 72 किलोमीटर पर आवर में है तो 18 चौको 72, तो 5 चौको 20 इधर से, मतलब आप इजीली तरीके से, आपको कन्वर्ट भी नहीं करना, कि ध्यान भी नहीं रखना कि आप 18 की टेबल तैयार रखिए और 5 की टेबल तैयार रखिए, आसानी से हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आते हैं डायरेक्शन पे, कि भाई डायरेक्शन पे क्या कह रहा है। अब डायरेक्शन पे अगर मैं बात करूं कि जब 2 ट्रेनें एक ही डायरेक्शन पे चल रही हों, जब 2 ट्रेनें क्या हों, एक ही डायरेक्शन पे चल रही हों, तब क्या होता है, आइए देखते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को मालूम है, बहुत सही बता रहे हैं कि क्या होता है। आइए, मैंने कहा जब 2 ट्रेनें एक ही डायरेक्शन पे चल रही हों, 2 ट्रेनें हैं, S1 S2 मान लेते हैं कि इनकी चाल S1 और S2 है। मैंने कहा इसकी चाल S1 है और इसकी चाल कितनी है S2 है। तो यहाँ से एक पॉइंट आपका बनता है कि जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही हों, यानी किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, यानी एक समान दिशा में। क्लियर हो गई बात? यानी जब सेम डायरेक्शन में होंगी ट्रेनें तो क्या होंगी, उनकी चालें आपस में सबट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी घट जाती हैं। यहां से हमने क्या जाना कि जब ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होंगी तो उनकी चालें आपस में क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, यानी सबट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी ट्रेनें अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनकी स्पीड क्या होंगी, आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। अब अगर ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन पे चल रही हैं, अब ट्रेनें क्या हो रही हों, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हों, तब क्या होगा, तो भाई इसका जस्ट अपोजिट ही हो जाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेनें चलती हैं तो चालें आपस में जुड़ जाती हैं। यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें, यानी विपरीत दिशा में, जिसे हम बोलते हैं विपरीत दिशा, तो अगर एक इधर जा रही S1 से और दूसरी ये जा रही है S2 से, तो यानी जब अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें चलेंगी तो उनकी स्पीडें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। उनकी स्पीडें आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। क्लियर हो गई बात? यानी सेम डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड आपस में घट जाएंगी, अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं कि जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, टनल, गुफा, सुरंग, ब्रिज, पुल या अन्य किसी लंबाई वाली ट्रेन को अगर पार करती है तो क्या होता है, तो क्या होता है। ठीक है, तो यानी मैंने कहा कि जब ट्रेनें किसी प्लेटफॉर्म, टनल, गुफा, सुरंग, ब्रिज, पुल, यानी मतलब किसी की लेंथ हो कुछ, अगर उसको पार करती हैं तो ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन जिसको पार कर रही है उसकी लंबाई दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। और लंबाइयाँ जो हैं डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, यानी दिशा पर निर्भर नहीं करती। यानी ट्रेन चाहे जिस डायरेक्शन में चल रही हो, चाहे सेम डायरेक्शन में किसी के चल रही हो या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लंबाइयाँ हमेशा आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है?
और अगर कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार कर रही होगी तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में जो पर्सन होता है वो उसकी लंबाई क्या होती, कुछ नहीं होती, ना के बराबर होती है, क्योंकि भाई ट्रेन तो काफ़ी लंबी होती है और जो पर्सन होता है या पोल होता है कोई तो भाई उसके रिस्पेक्ट में क्या है, कुछ नहीं है। तो यानी जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को पार करेगी या किसी पोल को पार कर रही होगी तो वहाँ पर उनकी लंबाइयाँ वैसे भी क्वेश्चन में दिया ही नहीं रहेगा और हम लेते भी नहीं हैं। क्लियर? तो खाली किसकी, हमने कहा प्लेटफॉर्म, टनल, गुफा, सुरंग, पुल, ब्रिज या अन्य कोई ट्रेन हो जो मतलब एक दूसरे को पार कर रही हो तो उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। क्लियर हो गया? इतने पॉइंट आपको तैयार होंगे। देखिए बस इतना ही चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये चाहिए हमें। और क्या चाहिए कि जो स्पीड का रेशियो होता है वही डिस्टेंस का रेशियो होता है, और जो स्पीड का रेशियो होता है अगर उसको हम रिवर्स कर दें, आपस में इंटरचेंज कर दें तो किसका रेशियो बन जाता है, टाइम का रेशियो बन जाता है। ये सबसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद मैंने क्या कहा, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो बड़े से अगर छोटे में जाना है तो मैंने कहा नीचे बड़ा अमाउंट होना चाहिए, यानी 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर छोटे से बड़े में जाना है तो नीचे क्या होना चाहिए, छोटा, तो यानी कितना, 18/5 से। और वैसे भी बहुत सिंपल से मैंने कहा 18 की टेबल तैयार रखिए और 5 की टेबल तैयार रखिए। 18 यानी अगर मैंने कहा कि 36 किलोमीटर है तो आपने कितना कहा, 18 दूना 36, 5 दूनी 10, यानी अगर 36 को मैं कन्वर्ट करूँगा तो 10 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा पर सेकंड में। क्लियर हो गई बात? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि ट्रेनें जब सेम डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी स्पीड जो होती है आपस में क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी घट जाती हैं। दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, जब ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है, आपस में ऐड हो जाती है, यानी जुड़ जाती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा, ट्रेन की लंबाइयाँ आपस में हमेशा जुड़ती हैं, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती हैं। वो किसी भी लंबाई यानी पुल, ब्रिज, सुरंग, टनल किसी को भी पार करेंगी तो उनकी लंबाइयाँ आपस में ऐड हो जाती हैं। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर है? तो बढ़ें फिर आगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। इन चीज़ों को जो है माइंड में सेट कर लें एकदम, क्योंकि भाई यही जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, यही बेस है। अगर ये बेस आपको नहीं आता है तो फिर आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपको नहीं मतलब हो सकता है। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन करते वक्त आप लोग जो है यूनिट का विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, यूनिट हमारे लिए सबसे मस्ट है कि जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हम लेफ़्ट और राइट दोनों साइड यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफ किलोमीटर पर आवर में है दूसरी तरफ मीटर में है, तो भाई तब नहीं सॉल्व होगा। दोनों तरफ या तो किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चले या दोनों तरफ मीटर पर सेकंड के हिसाब से चले। क्लियर हो गई बात? इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए ट्रेन की स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन कितनी लंबी है, 100 मीटर लंबी है। तो आ जाते हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि बस एक चीज़, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी, पहला क्वेश्चन है, बहुत आराम से चल रहे हैं और आंसर तो यूं ही इसका आ गया, ऐसे क्वेश्चनों के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन भाई मैंने कहा हर किसी को जानना भी ज़रूरी है, तो मैंने कहा 36 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू, अब जो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई है वही क्या करेगी, डिस्टेंस का काम करेगी, यानी दूरी का काम करेगी। तो मैंने कहा 100 मीटर अपॉन टी। अब देखिए यहाँ पर ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने कहा था यूनिट क्या हो, दोनों तरफ सेम होनी चाहिए। तो देखिए ये किलोमीटर, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं कि मुझे 5/18, 18/5 से, अब इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखिए किलोमीटर में यानी 18 की टेबल में 18 दूना 36, यानी 2 टाइम्स गया, तो 5 का जो है 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10 डायरेक्ट, या जिसको करना है तो कर लीजिए। 5/18 इक्वल टू 100/t, कितने 2 टाइम्स जाएगा, और 5 to 10, तो t बराबर 10 सेकेंड। यानी भाई वो ट्रेन क्या होगा, उस खंभे को 10 सेकेंड में पार कर लेगी।
अब मैंने कहा था कि ये चीज़ आप मत करिए, इसीलिए मैंने आपको टेबल कहा था तैयार रखिए। अब देखिए ये कितना 2 टाइम्स 18 दूना 36, तो यानी 5 दूनी 10 बराबर 100/t, ये कट गया, t बराबर 10 सेकेंड। तो जब ये चीज़ मुझे मालूम रहेगी तो मैंने वहीं देखा कि भाई 100 मीटर क्या है, लंबी ट्रेन है, किसी खंबे को पार करना है और ट्रेन की स्पीड कितना है 36। अच्छा मैंने कहा 18 के टेबल पे देखा तो यानी 2 टाइम्स है, मैंने कहा 5 दूनी 10, 0 से 0 चला गया तो यानी 10 सेकेंड बचा, सिंपल सा, कुछ था ही नहीं। तो इस तरह से चीज़ों को ध्यान रखिए, ये ज़रूरी नहीं कि हम 5/18 या 18/5 से ही कन्वर्ट करें तभी बात बनेगी, ऐसा कुछ ज़रूरी भी नहीं। चलें तो इस क्वेश्चन को नोट कर लें जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत ही बेस से लेके चल रहे हैं, बहुत ही बेसिक, मतलब कि हर स्टूडेंट जिसको एकदम कुछ भी ना आता हो, जिसको कुछ भी ना आता हो, एकदम ना के बराबर जो हो, यानी एकदम 0 से आ रहा हो, मैं उसको भी लेके चलता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैं एकदम 0 से, शून्य से शुरू करता हूँ और एक अच्छे लेवल तक चलता हूँ फिर। तो भाई पहला जो लेक्चर होता है अपना, उसमें तो एकदम बेस ही तैयार किया जाता है। जब बेस तैयार हो जाता है तब फिर क्या होता है, फिर भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, सब कुछ, हर टाइप के क्वेश्चन लिए जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हार्ड क्वेश्चन, देखिए एग्जाम में आपके हार्ड क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। मतलब बेसिक जो होता है, यानी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वो आते हैं। 20% या 15% जो होते हैं आपके मतलब हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बाकी 80 या 85% जो होते हैं आपके नॉर्मल क्वेश्चन ही आते हैं। तो भाई मुझे 80-85% का जो है डिमांड, उसको ज़्यादा कवर करना है और 10 to 15% को भी कवर करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसे छोड़ देना है। और एक चीज़ और जान लीजिएगा कि हमें बेसिक वाले क्वेश्चन भी करना है, मीडियम रेंज के क्वेश्चन भी करना है और हाई लेवल के ही क्वेश्चन करना है। ये ना हो कि हम हाई लेवल के क्वेश्चन करते रह जाएं और जब मीडियम रेंज के क्वेश्चन आ जाएं एग्जाम में तो हम कर ही ना पाएँ, या हम मीडियम रेंज के करते रहें और जब हाई लेवल के आ जाएं तो वो ना कर पाएँ। यानी हमको हर तरीके से तैयार होना है, चाहे जैसी भी बॉलिंग कोई कर रहा हो सामने वाला, भाई हम हर बॉल पे खेलने के लिए तैयार हैं और समझने के लिए। बात समझ में आ रही है? चलें आगे फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। तो अब देखिए 90 है, चलिए भाई 90 जो है 18 के पहाड़े में कहाँ आता है, 18 पंचे 90, 5 बार गया तो 5 25, अब 25 75 से कितनी बार, 3 टाइम्स, सॉल्व हो गया। मतलब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों के लिए वहाँ पेन नहीं उठाना है, ठीक। चलिए तो मैंने कहा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उसने कहा कि ट्रेन की जो स्पीड है वो कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है, 75 मीटर। अब ये मीटर में किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देंगे। अब मैंने कहा कि देखिए ये 18 के पहाड़ा में कहाँ पड़ता है, 5 बार जाएगा, तो क्या 5 के पहाड़ा को ले लीजिए, 5 25, बस हो गया। यही चीज़ तो मैंने कहा था कि आप बस ओरल कर दीजिए, 25 से 75, टी बराबर 3 सेकेंड। यानी वो ट्रेन उस बिजली के खंभे को या जिसे भी पार कर रही पोल को 3 सेकेंड में पार कर लेगी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम? भाई नोट कर लें फिर अगर क्लियर है तो, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेट कर रहा है आपका। तो ट्रेन में मज़ा आ रही है, देख रहे हैं एकदम ट्रेन दौड़ रही है। अभी तो क्या है, सुपर फास्ट बना रहे हैं, धीरे से भी अभी क्या शताब्दी होगी, फिर राजधानी होगी, और उसके बाद फिर आपकी कौन सी ट्रेन आ जाएगी, बुलेट ट्रेन भाई, जिसमें बस बैठ के क्या है एकदम पहुंच जाना है फुल स्पीड में, पता ही नहीं चलेगा कि कब बैठे और कब अपना क्या है भाई स्टॉपेज आ गया कि उतरने का टाइम आ गया। ठीक है, चलते हैं। अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे कि 450 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 450 मीटर लंबी, 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। अब देखिए यहाँ पर ट्रेन जो है गुफा को पार कर रही है, तो मैंने अभी भी बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी टनल, गुफा, सुरंग, प्लेटफॉर्म या अन्य किसी ट्रेन को अगर पार करेंगी तो उनकी लंबाइयाँ आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी।
क्लियर। अभी ये फर्स्ट लेक्चर इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको कि आपके माइंड में चीज़ें एकदम सेट हो जाए। इसके बाद भी जो लेक्चर होंगे मैं उनमें इन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ। क्लियर। चलिए, तो यहाँ पर हमने कहा कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ट्रेन की स्पीड कितना दे रखा है भाई, 63 किलोमीटर यानी 63 किलोमीटर पर आवर। अब ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 450, और जो गुफा है उसकी लंबाई कितना है, 250 डिवाइड बाई टी। अच्छा देखिए ये किस में है, मीटर में, तो ज़रा इसको जोड़ लीजिए, 50 इधर डाल दीजिए, कितना हो जाएगा 700। अब देखिए क्या 18 के टेबल में 63 आता है, नहीं आता है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये कितना हो जाएगा 700 अपॉन टी। अब चलिए 9 से काट लीजिए, 9 दून 18 और 9 7 63, ठीक, और 7 पन्ना 35 होता है, 35 दूना 70 हो जाएगा, टी बराबर 40 सेकेंड। यानी जो ट्रेन है वो उस गुफा को कितने सेकंड में पार कर लेगी, 40 सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर हो गई बात। तो यानी जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ट्रेन की लंबाई, गुफा की लंबाई जो होगी या जिसकी भी लंबाई दे रखा होगा वो आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मैंने कहा लंबाई जो होती है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती, क्यों, क्योंकि ये क्या होती, अदिश राशि होती है। ठीक है, जब लंबाई पे बात कर रहे होंगे तो ये अदिश राशि होती है, इसीलिए डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। स्पीड जो होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है, इसीलिए क्या होती है, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। जिसने भी मतलब आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, वेक्टर और स्केलर जो होते हैं वो आपको, ठीक है, तो ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है। और वैसे भी यहाँ पर हम लोग रिलेटिव ऑफ वेलोसिटी के ही कॉन्सेप्ट को लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए नोट करिए इसको, जिससे कि आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है, ये भी आ गया होगा कि कितना समय लगेगा। चलिए, अब मैंने कहा कि ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन की लंबाई कितनी कह रहा है भाई, 110 मीटर लंबी ट्रेन है, और आपका जो पुल है वो कितना है, 132 मीटर बटे टी। अब देखिए ये किस में है, मीटर में, और ये किलोमीटर में, तो 18 दूना 36, तो 5 दूनी 10 बोल दूँ मैं, इधर डायरेक्ट बोल सकता हूँ। अब देखिए 132 है, 10 डाल दो, कितना हो जाएगा 142, तो ये कितना हो जाएगा 242 अपॉन टी। एक जीरो है तो क्या हो जाएगा, टी बराबर 24.2 सेकेंड, क्योंकि जितने जीरो होते हैं उतने अंक बाद तो दशमलव लग जाता है, यानी 24.2 सेकेंड बाद ट्रेन उसे पार कर लेगी। तो इसमें कुछ था ही नहीं, 110 132 मैंने देखा 242 होता है, और 36 को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी एक जीरो नीचे जाएगा, तो यानी एक अंक बाद दशमलव हो जाएगा, यानी 24.2 सेकेंड में क्या हो जाएगी, ट्रेन जो है पार कर लेगी। क्लियर हुई बात कि नहीं। ठीक है, नोट करें, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई आपका क्या कह रहा है। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, कोई डाउट हो तो बताइएगा किसी को, और अच्छे से क्लियर कर देंगे। मैंने कहा कि मैं आपको एकदम ऑफलाइन क्लास की तरह ही मतलब पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं स्पीड को ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहा हूँ कि बहुत तेज़ स्पीड में पढ़ाने लगूँ, तो जिससे आपको लगे कि बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आए, तो फ़ायदा ही क्या है उसका। मैंने कई बार बोला कि 5 मिनट 10 मिनट ज़्यादा लग जाए वो ठीक है, यही क्लास में भी होना चाहिए। जब ऑफलाइन क्लास में आप बैठे हो तो 5-10 मिनट लेक्चर ज़्यादा हो जाए हमारा वो ठीक है, लेकिन स्टूडेंट को क्या हो, चीज़ें समझ के मतलब क्लियर हो जाए, क्योंकि वो भाई जिस चीज़ के लिए आया है अगर उसको वो चीज़ ही नहीं मिलेगी तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा ही क्या है हमारा। क्लियर। आइए तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 121 मीटर एवं 99 मीटर यानी 121 और 99 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं जो परस्पर विपरीत दिशा में चल रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, और उनकी स्पीड आपको दे रखा है
40 और 32 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो पूछ रहा है कि मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार कर लेंगी। यानी दो ट्रेनें हैं हमारे पास, एक 121 मीटर लंबी है और एक 99 मीटर लंबी है। एक की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर। जब वो एक दूसरे को पार कर रही होंगी तो कितना टाइम लगेगा उनको एक दूसरे को पार करने में। यानी एक दूसरे का जैसे ही पहला मतलब इंजन मिलेगा, इंजन एक दूसरे के पास आएंगे और जैसे जैसे पार होते चले जाएंगे तो लास्ट जो बोगी होगी डिब्बा, जब वो एक दूसरे से हटेंगे तो कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं। अब जैसे ही मैंने जाना कि अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेनें चल रही हैं, तो देखिए मैंने कहा कि अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेंगी ट्रेनें तो स्पीड क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो 40 32 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो क्या 72 नहीं बन जाएगा। और जैसे ही मैंने कहा 72 बन रहा है तो ये कितने बार 18 चौको 72 होता है, तो 5 चौको 20 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यानी ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने कहा था लंबाइयाँ हमेशा ऐड होती हैं, तो 99 और 121 को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या 220 नहीं हो जाएगा। और 220 को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तो क्या 11 सेकंड नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो चुका है। कुछ है, कुछ नहीं है। अब इसी में आप चाहे जितना टाइम लगा दीजिए, लेकिन मुझे क्या लिख के समझाना है आपको। तो मैंने कहा S बराबर D/T, क्लियर हो गई बात। तो मैंने कहा चाल जो है अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसलिए क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और लंबाइयाँ तो हमेशा वैसे भी जुड़ती हैं, क्लियर। अब ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मैंने इसको क्या कर लिया, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये चीज़ मैंने देखा कितना हो गया 72, तो 72 को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 20 और ये 220 अपॉन T 0 और ये 11 टाइम्स, तो T = 11, यानी 11 सेकंड में ट्रेनें एक दूसरे को पार कर लेंगी। ट्रेनें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगाएंगी, 11 सेकंड लगाएंगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई डाउट नहीं। अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, ठीक है। नोट करने में केवल मत लगे रहिए। चलिए अच्छा नोट कर लें। आप लोग तो नोट करने में महारत हासिल किए हैं, इसमें तो भाई कोई नहीं पिछाड़ सकता आपको। पहले समझ लिया करें, उसके बाद नोट किया करें, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले चीज़ें समझ लें उसके बाद नोट करें। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 62 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में यानी उसी डायरेक्शन में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे व्यक्ति को कितनी देर में पार कर लेगी। यानी एक व्यक्ति है, वो जा रहा है और उसके पीछे से एक ट्रेन आ रही है उसी डायरेक्शन में दोनों के। तो मैन की जो स्पीड है, यानी ये जो पर्सन है, ये कितने से जा रहा है भाई, 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक। और एक ट्रेन है जो आती है, इसकी स्पीड जो है ये कितना है, 62 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रेन की लंबाई भी दे रखा है, कितना है 120, ठीक। तो पूछ रहा है कि ये ट्रेन इस पर्सन को पार करने में कितना समय लगाएगी। क्लियर हो गई बात। और अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब कोई ट्रेन किसी पर्सन को या किसी पोल को पार कर रही हो, खंभे को, तो उनकी लंबाइयाँ तो कुछ होती ही नहीं है, केवल किसकी लंबाई काम करेगी, ट्रेन की। और एक चीज़ ये भी बताया है कि जब सेम डायरेक्शन में चीज़ें चल रही हों, सेम डायरेक्शन में स्पीड हो, तो स्पीडें आपस में क्या हो जाएंगी, घट जाती हैं। तो देखिए यहीं से हो गया कि मैंने कहा कि भाई 62 में अगर मैं 8 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो भाई कितना आ जाएगा, बताइए ज़रा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, 8 4 12, ठीक। अब देखिए 54 क्या 18 में आता है टेबल में, पढ़िए 18 8 36 18 54, यानी 3 टाइम्स होता है। भाई मैं इसलिए इस तरह पढ़ देता हूँ कि बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको 18 की टेबल भी नहीं आती है, इसलिए भाई मैं इसीलिए बोल देता हूँ कि ऐसे पढ़ लीजिए, ठीक। बाकी अपने लोगों को तो मालूम ही है, जिनका अच्छा है, बेस स्ट्रांग है कि भाई 3 टाइम्स गया तो उधर 5 3 यानी 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 हो जाएगा तो ये 8 टाइम्स जाएगा, आ जाइए। तो मैंने कहा तो इसको अगर जब कन्वर्ट करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो 5 3 15,
देखिए ये मतलब ज़रूरत नहीं है आपको उस तरह से करने। अब 15 से ही तो इसको डिवाइड करना है, तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, यानी 8 सेकेंड में पार कर लेगी। क्लियर हो गई बात? देख लीजिए अच्छा इस तरह से, S बराबर d/t, स्पीड कितनी आ जाएगी 54, और 54 को अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जब कन्वर्ट करूँगा, लिख देता हूँ, अच्छा नहीं तो यही कहेंगे कि सर ने लिखा नहीं है, 120/t। अब देखिए ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा 54, 54 को जब कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 120/t, तो कितना 8 टाइम्स जाएगा, t बराबर 8 सेकेंड, यानी 8 सेकेंड में क्या होगी, वो ट्रेन जो है उस व्यक्ति को यानी पर्सन को पार कर लेगी। क्लियर हुई बात? तो ये तो ड्रॉ करके आपको दिखा दिया, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे कि हाँ भाई ट्रेन चल रही, पर्सन भाग रहा है, ठीक है। तो जहाँ अगर आप कहेंगे तो ड्रॉ करके भी बता देंगे, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को आज एकदम बेसिक चल रहा है तो ओवरऑल ही करना। मैंने कहा 68 में 8 गया 54, यानी ये 3 टाइम्स है तो 5 3 टाइम्स यानी 15, 15 8 जा कितना हो जाता 120, तो यानी भाई 8 टाइम्स जाएगा। देखो कुछ नहीं था। क्लियर? नोट कर लें अच्छा, जिससे कि आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 110 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से टहल रहे व्यक्ति को यह कितनी देर में पार कर लेगी। ठीक है, सॉल्व करने में मत भिड़ जाना, अभी और बता रहा आगे। यदि पहला पॉइंट दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हों, सेकंड पॉइंट यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हों, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो आइए, कोई बात नहीं, तो देखिए कितना ट्रेन की लंबाई दे रखा है 110, ठीक है लिख लेते हैं, और अच्छा बना देते हैं थोड़ा सा जिससे कि आसान रहे। 6 किलोमीटर पर आवर है, और ट्रेन जो है, अच्छा यहाँ से हटा देते हैं, नहीं आप कहेंगे एक ही डायरेक्शन में बना दिए, ठीक है। ये ट्रेन है, इसकी स्पीड कितनी थी 60 किलोमीटर पर आवर, और लंबाई जो है 110 है। ठीक, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा देखिए, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो चालें क्या होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, तो यानी 60 और +6 कितना हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको 5/18 से और कितना 110t। अब चलिए तो यहीं से कर दीजिए, 6 से काट लीजिए तब भी सही है, तो ये कितना हो जाएगा 11 और 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, t बराबर 18 सेकेंड। यानी जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, किसका है एक मिनट, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगी चालें जुड़ जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा 66 गुणे 5/18, और स्पीड कितनी है 110/t, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11, 6, और ये कितना 2 टाइम्स और 2 3 18 6 आएगा, तो यानी t बराबर 6 सेकेंड, कितना आ जाएगा 6 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी कर सकते थे जो मैंने पहले किया था, 6 से अगर करेंगे तो 11 टाइम्स आएगा, और ये 3 टाइम्स आएगा, तो ये 11, तो ये पूरा 11 कट गया, और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा t, और ये 6 था 2 तिहाई 6 कट जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो यानी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से कितना था 3, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 36 18 कर दिए थे, तो यानी कितना हो जाएगा 6 टाइम्स। क्लियर? अब दूसरा क्या कह रहा है कि यदि ये दोनों क्या हो सेम डायरेक्शन में, अब जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी घट जाएगी, तो 60 में अगर 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा 54, और 54 को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा 18 3 54 होता है, तो 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा 110/t, तो 5 3 15 और 5 दूनी 10, तो t बराबर 11 दूना 22/3, 3 7 21 सेकेंड, 7 से ही 1/3 सेकेंड लगेगा। यानी जब
अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो 6 सेकंड में पार कर लेगा, जब सेम डायरेक्शन में होगा तो 7 से 1/3 सेकंड लगेंगे। क्लियर हुआ? नोट कर लें इसको, जिससे आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही। तेज गति से चल रही गाड़ी धीमी गति से चल रही गाड़ी में बैठे हुए मनुष्य को 18 सेकंड में पार कर जाती है। 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति से चलने वाली गाड़ी की लंबाई ज्ञात करो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस। अब देखिए क्या है कि 2 ट्रेनें हैं और क्या कह रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में। एक की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरे की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो व्यक्ति बैठा है, तेज गति से चल रही गाड़ी धीमी गति से चले, यानी जो व्यक्ति है वो धीमी गाड़ी में बैठा है। जिस ट्रेन की स्पीड स्लो है, यानी 30 किलोमीटर पर आवर वाली जो ट्रेन चल रही, उसमें पर्सन बैठा है। और जो ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो वो जो पार कर रही है, तो देखिए इस क्वेश्चन में जब ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो जो ट्रेन है वो ट्रेन को नहीं पार कर रही है, वो किसको पार कर रही है? मनुष्य को पार कर रही है, यानी पर्सन को पार कर रही है। ट्रेन किसके रिस्पेक्ट में है? पर्सन के रिस्पेक्ट में, ना कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में है। याद रखिएगा। और एक चीज़ है कि अगर वो ट्रेन में बैठा है पर्सन, तो जो स्पीड ट्रेन की होगी वही स्पीड तो पर्सन की होगी। जिस स्पीड से ट्रेन भाग रही होगी उसी स्पीड से तो वो पर्सन भी उसी में जा रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर बहुत से बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि पहली ट्रेन की लंबाई और दूसरी ट्रेन की लंबाई, 2 लंबाइयों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर वो पर्सन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, तो अगर पर्सन के रिस्पेक्ट में बोल रहा है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई के बारे में हमें बात ही नहीं करना है, हमें सिर्फ किसकी? पहली ट्रेन के बारे में बात करना। अच्छा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इक्वल टू d/t। तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो क्या होंगी? स्पीड घट जाएंगी। तो 50 में 30 अगर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20। अब ये किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। और क्या दे रखा है? समय दे रखा है। तो d हमसे पूछा है समय, ये कट जाएगा तो d बराबर 100 मीटर। यानी जो ट्रेन है उसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 100 मीटर है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 100 मीटर है। बात क्लियर हो गई कि ये जो ट्रेन है तेज रफ्तार से जो चल रही है वो पर्सन के रिस्पेक्ट में चल रही है, ना कि ट्रेन के रिस्पेक्ट में। तो मिस्टेक मत करिएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? कि मालूम चला कि 100 आ गया, आपको लगे कि भाई इसको 50-50 कर दें, ऐसा मत करिएगा, नहीं, गलत हो जाएगा। जब ऐसी कोई बात होगी तो वो 2 समान लंबाई की ट्रेन बोलेगा, और जब ट्रेन के रिस्पेक्ट में ट्रेन चल रही होगी तब आपको ऐसा करना है, ना कि पर्सन के रिस्पेक्ट में चल रही है तो नहीं करना है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति पहले दिन 1 किलोमीटर चलता है, दूसरे दिन 2 किलोमीटर चलता है, तीसरे दिन 3 किलोमीटर चलता है, और इसी तरह से वो 10 दिन तक चलता है। कितने दिन? 10 दिन चलता है। तो बताइए कि उसने 10 दिन में कितनी दूरी तय की? 10 दिन में कितनी दूरी तय की? तो भाई अगर वो व्यक्ति पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, फिर 10, ऐसे ही तो हो गया। अब क्या है कि आप इसको फिर कहेंगे कि जोड़ लेते हैं। सही बात है, जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 55 आएगा, यानी 55 किलोमीटर वो व्यक्ति चला। लेकिन अगर सोचिए इसी तरह से और लंबा हो, 20 डेज बोल दे, तो भाई कितना जोड़ते रहोगे? क्या यही एक क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में करने के लिए कि वहाँ बैठ के हम जोड़ और घटाना सीख रहे हैं? यानी कि क्या हम मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड के बच्चे हैं जो यहाँ पे एडिशन का काम सीख रहे हैं? नहीं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, नंबर सिस्टम का जो है उसमें, जब मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं नेचुरल नंबर्स के बारे में, प्राकृतिक नंबर्स के बारे में बताऊँगा। तो जब भी यानी इस तरह की सीरीज आ जाए, ठीक है, ये कौन सी सीरीज़ है? AP सीरीज़ है।
ठीक है, समांतर श्रेणी जिसे आप बोलते हैं। तो यानी इसके लिए आपको कुछ नहीं, n+1/2 करना है, ऐसे क्वेश्चन। तो n जो होता है वो लास्ट वाला नंबर है, तो कितना है 10, और 10 एक कितना हो जाएगा 11/5 टाइम्स जाएगा, यानी 55 किलोमीटर। तो यानी इस तरह का क्वेश्चन क्या है, फिर ओरल हो जाता है कि मैंने लास्ट नंबर देखा कितना है 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, 2 से डिवाइड कर दिया। तो या मतलब ये भी कह सकते हैं 10 और 11 कितना 110 हो जाएगा, 110 का आधा कितना होता है 55 किलोमीटर, ऑप्शन पे टिक कर दिया। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से करिएगा, ना कि वहाँ पे बैठ के क्या करें एक एक नंबर जोड़ते रहिए, फिर तो भाई हो गया, आप कंपटीशन में हैं, ठीक है, ना कि छोटी क्लास में नहीं बैठे हैं। ग्रेजुएशन करके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और या इंटर करके एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इतनी समझ तो आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन बीट कर पाएंगे, नहीं तो फिर तो बस भीड़ का हिस्सा बने रहिए। और भाई आपको कोई रोक भी नहीं सकता है, आपकी मर्जी, चाहे आप भीड़ का हिस्सा बनिए और चाहे सेलेक्टेड लोगों का हिस्सा बनिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एक बंदूक राम से 6.6 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। मतलब एक बंदूक क्या हुई, फायर हुई, वहाँ से फायरिंग की गई, और राम से कितना 6.64 किलोमीटर की दूरी पर था। राम 20 सेकंड बाद उसकी आवाज़ सुनता है। राम कितने देर में सुनता है, 20 सेकंड बाद सुनता है। तो उस ध्वनि की चाल क्या है, या उस ध्वनि की गति क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक। अच्छा, तो राम जो है कितनी दूरी पर था, 6.64 किलोमीटर, और राम ने सुना कितना 20 सेकेंड में। तो अब पूछ रहा है स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। घबराइए नहीं, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, यूं ही हो जाना था। अब ये सेकेंड में है, ये किलोमीटर में है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए, 6.64 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई 20। अब 2 अंक बाद दशमलव है, तो 2 जीरो ये हटा दीजिए, 1 ये हटा दीजिए, 2 से डिवाइड करिए 332। तो यानी इसकी स्पीड जो है, यानी साउंड की स्पीड कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड है। यानी जो ध्वनि की चाल है, यानी ध्वनि की गति है कितनी है, 332 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो भाई दूरी मालूम है, टाइम मालूम है कि उतनी दूरी को ट्रेवल करने में साउंड ने कितना समय लगाया। तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, उसका क्या स्पीड निकाल सकता हूँ। कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे राम था, और ये यहाँ से क्या हुआ कि फायरिंग की गई, बना देते हैं सही से, ये यहाँ से फायरिंग हुई, तो साउंड कुछ ऐसे चलते हुए राम को सुनाई दी। ये डिस्टेंस जो है 6.64 किलोमीटर है, और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में साउंड को कितना समय लगता है, 20। तो स्पीड नहीं निकाल देंगे अब इससे। क्लियर, नोट कर लें, जिससे आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक किले से बंदूक से गोली चलाई जाती है, यानी एक कोई किला है, फोर्ट है, वहाँ से एक बंदूक चलाई जाती है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। एक व्यक्ति को कितनी देर बाद आवाज़ सुनाई देती है, 10 सेकंड बाद सुनाई देती है। चलिए आगे क्या कह रहा है देखिए। यदि ध्वनि 330 मीटर पर सेकंड पर यात्रा करती है, यानी साउंड की जो स्पीड है वो दे रखा है कितनी है, 330 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़िए। तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो भाई यहाँ तो बहुत ही आसान है, स्पीड भी मीटर पर सेकंड में दे रखा है, और जो ट्रेवलिंग टाइम है वो भी सेकंड में दे रखा है, तो बस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कितना हो गया 3300, और किलोमीटर पर आवर में स्पीड पूछ रहा है, नहीं क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पीड तो दे ही रखा है, तो क्या किलोमीटर में पूछ रहा है, तो 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3.3 किलोमीटर। ये तो बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं इसमें। तो S = D/T, स्पीड कितना दे रखा है 330, और क्या है डिस्टेंस पूछ रहा है, और टाइम ट्रेवलिंग कितना लगा उसको 10 सेकेंड। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3300। अब ये क्या आ गया मीटर, लेकिन उसने किलोमीटर में आंसर आपसे पूछा है, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर देते हैं भाई, 2 जीरो चले जाएंगे और 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। देखिए ये तो ऐसे ही हो जाना था, 3.3 किलोमीटर। यानी जो किला है, उस किले से ये जो किला है आप ले लीजिए, किला तो बहरहाल इस तरह से नहीं होता है, घर होता है, और ये
जो व्यक्ति है और इसके बीच की दूरी कितनी है, 3.3 किलोमीटर। यहाँ से भाई कोई यहाँ पे छत पे खड़ा होके कोई पर्सन ये भाई बंदूक चलाए दे रहा, तोप लग, ठीक है। क्लियर हो गई बात? तो समझ में आ गया कि फोर्ट से यानी किले से वो व्यक्ति कितनी दूर है, 3.3 किलोमीटर। क्लियर है? नोट कर लें भाई इसको जल्दी से। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा सब जितना मैंने पढ़ाया है, ठीक है। जहाँ पर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा हो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है, और अच्छे से चीज़ों को नोट करिएगा, कायदे से नोट बनाइए, जिससे कि आपको क्या हो, एग्ज़ाम टाइम पे आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे इससे ऊपर के लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फिर से कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जितना ज़्यादा लोगों के पास जाएगा उतना ही अच्छा होगा आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग देखेंगे, जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम वीडियो आपको और प्रोवाइड करेंगे। और मैंने आपसे कहा कि मैं सारा सब कुछ पढ़ाऊँगा, अर्थमेटिक और एडवांस सब कुछ यहीं देके जाऊँगा, परेशान ना होइए, ठीक है। तो ठीक है, फिर चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तब थैंक यू।